Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in the Abstracts Virtual School. We are reading chapter number 7, Pakistan since creation, page number 80 to 83. I am your history teacher Sabah Farman. Today we start our week number 14, OSP round 2. And this week is the last week of OSP round 2. And the topics we learn today are wars between Pakistan and India, Indo-Pak War of 1947 to 1948, Indo-Pak War of 1965, Indo-Pak War of 1971, and Indo-Pak War of Kargil 1999. These are the objectives of this chapter. And the topic is wars between Pakistan and India. Since the creation of Pakistan, a series of wars and conflicts have occurred between India and Pakistan. जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ तनाज़ात, कुछ वॉर्स जो थी वो होती रहीं. The main reason is that India was opposed to the idea of partition and has still not accepted the existence of Pakistan. इसका जो मेन रीज़न ये था कि इंडिया जो था वो हमेशा से मुखालिफ था कि इस तकसीम के मुखालिफ था कि और इंडिया को पाकिस्तान को वो कबूल नहीं करता था. The unjust partition of the subcontinent, due to which Muslims majority areas like Gurdaspura, Firozpur, Junagadh and Kashmir were given to India, जो एक अनजस्ट पार्टीशन हुई थी, मतलब जो रेड क्लिफ ने अनजस्ट पार्टीशन कर दी थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे जैसा कि गुरदासपुरा, फ़िरोज़पुर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये सारे इलाके उसने इंडिया के हवाले कर दिए थे. दिस बिकेम द बेसिस ऑफ कंटिन्यू टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़. ये बेसिस थी जो कि कंटिन्यू टेंशन बनी हुई थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान. कश्मीर वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय हरी सिंह, अ हिंदू राजा. कश्मीर जो था ये मुसलमानों का इलाका था, बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी पीपल्स यहाँ पर रहते थे, लेकिन जो इसका रूलर था वो हरी सिंह एक हिंदू राजा था. इट्स एक्सेशन टू पाकिस्तान और इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज टू डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर. रेफरेंडम के ज़रिए कश्मीरियों को दिया गया, इस राइट दिया गया कि वो जिस इलाके में भी चाहें वो शामिल हो सकते हैं. लेकिन द कश्मीरीज़ वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, कश्मीरीज़ ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को. हाउएवर द राजा एक्सीडेड कश्मीर टू इंडिया विद द मिलिट्री सपोर्ट. लेकिन राजा ने, जो हरी सिंह था ना हिंदू राजा, उसने क्या किया कि मिलिट्री सपोर्ट के ज़रिए कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया. द कश्मीरीज़ हैव बिन फाइटिंग फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एवर सिंस. कश्मीरीज़ अब तक जो है वो इस चीज़ की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में शमूलियत हासिल इख्तियार करना चाहते थे. The role of the armed forces of Pakistan, in spite of having fewer resources and manpower, the armed forces of Pakistan have always given a befitting reply to any aggressions by the enemy due to their conviction, valor, superior training and motivation. बेशक पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज कम थे जब पाकिस्तान बना, मैन पावर कम थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो फ़ौज थी उन्होंने हमेशा से हर चीज़ का मुकाबला बहुत हिम्मत, जज्बे और अच्छी अपनी ट्रेनिंग, बहादुरी के साथ किया. द प्राउड पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव फाउट ऑन ऑल फ्रंट साइड बाय साइड विद द आर्म्ड फोर्सेस. उसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने भी आर्म फोर्सेस का हर जगह से, हर तरफ से उनका जो है उनके लिए उन्होंने उनका साथ दिया. द रोल ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हु प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट टू देयर आर्म फोर्सेस कैन नेवर बी फॉरगॉटन. जो औरतों और बच्चों तक का भी जो रोल था वो उसको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता, जो उन्होंने आर्म फोर्सेस के लिए उनकी सपोर्ट की. उन्होंने सिंगर्स सैंग मोटिवेशनल सॉन्ग्स विच वार्म द हार्ट्स ऑफ सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड. उस दौर में, उन दिनों में बहुत सारे सिंगर्स ने एक मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए जिसकी वजह से सोल्जर्स को जो हिम्मत मिली, उनको जज्बे जंग में उनके दिलों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, जुर्रत और ज़्यादा उनको जज्बा मिला. पोइट्स रोट पैट्रियोटिक पोइट्री विच इज़ पॉपुलर टू दिस डे. पोइट्स ने पैट्रियोटिक पोइट्री लिखी जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए बैटल फील्ड में काम आई. तो सबसे पहले वॉर पढ़ेंगे. इंडो-पाक वार ऑफ 1947 to 1948. दिस वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट कश्मीर वॉर वाज फाउट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ओवर द इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये सबसे पहली वॉर थी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई जम्मू और कश्मीर के इशू की वजह से. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फोर्सफुली एनेक्स्ड बाय इंडिया आफ्टर द पार्टीशन इन 1947. जम्मू कश्मीर का इलाका इंडिया के हवाले कर दिया गया पार्टीशन ऑफ 1947 में. द प्रेजेंस ऑफ इंडिया ट्रूप्स इन द स्टेट
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेड टू द कश्मीर वॉर ऑफ 1948। तो इंडियंस के ट्रूप्स जो थे वो जम्मू और कश्मीर में एक जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गई कि ये तनाज़ा जो था वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गया 1948 में। पाकिस्तानी फोर्सेस रिटेल्ड डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तानी फोर्सेस के पास बहुत कम रिसोर्सेज थे। द वॉर एंडेड विद द UN mediated सीज फायर along a line that was demarcated as the line of control LOC। और ये जंग जो थी ये ख़त्म हुई UN मेडिएटेड सीज़ फायर की तरफ से, यानी कि एक जंग के लिए मसालहत के ज़रिए ये जंग ख़त्म हुई और एक लाइन ऑफ कंट्रोल की हदबंदी कर दी गई। मैनी पीपल एम्ब्रेस्ड शहादत बट सम एरियाज़ वर लिबरेटेड बाय पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों ने जंग में उनको शहादत नसीब हुई, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो पाकिस्तान को मिल गए। दीज एरियाज़ बिकेम व्हाट इज़ नाउ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इन एरियाज़ को अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। पाकिस्तान हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड निशान हैदर वॉज अवार्डेड टू कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग दिस वॉर। इस वॉर में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को उनकी बहादुरी की वजह से निशान हैदर का एजाज़ दिया गया इस वॉर में। कुछ मैं आपको बता दूं रिसेप्शंस ऑफ निशान हैदर, जिन जिन लोगों को निशान हैदर का एजाज़ मिला उसमें सबसे पहले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद हैं जो पहले निशान हैदर के मुस्तहिक बने 1948 में जो जंग हुई थी। उसके बाद सेकंड जो है वो मेजर तुफ़ैल मोहम्मद हैं जो 1965 की जंग में उन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला। मेजर राजा अजीज़ भट्टी उन्हें भी 1965 की जंग में उसका निशान हैदर का एजाज़ मिला। उसके बाद पायलट ऑफिसर राशिद बिन हास को 1971 की जंग में निशान हैदर का एजाज़ मिला। उसके बाद मेजर शबीर शरीफ को 1971 की जंग में निशान हैदर का एजाज़ मिला। सरवर मोहम्मद हुसैन को भी 1971 की जंग में निशान हैदर का एजाज़ मिला। मेजर मोहम्मद अकरम को भी 1971 की जंग में निशान हैदर का एजाज़ मिला। उसके बाद लांस नाइक मोहम्मद महफूज को भी 1971 की जंग में निशान हैदर का एजाज़ मिला। यानी कि सिर्फ एक जो थे वो 1948 में थे मेजर मोहम्मद सरवर, दो जो थे वो 1965 में थे जो कि तुफ़ैल मोहम्मद और राजा अजीज़ भट्टी थे, और तकरीबन 1, 2, 3, 4 और 5 लोग जो थे वो 1971 की जंग में उन्हें निशान हैदर का एजाज़ मिला। और जो कारगिल की जंग हुई थी कैप्टन कर्नल शेर खान जो 1999 में जो कारगिल की जंग हुई थी उसमें उनको निशान हैदर का एजाज़ मिला था, और हवालदार लालक जान को 1999 कारगिल की जंग में ही निशान हैदर का एजाज़ मिला था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो-पाक वार ऑफ 1965। In early 1965, tensions between the two countries flared up once again when Indian forces entered the run of Kutch। अब ये कच्चे का रन का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। The Pakistan Army forces sent them back after a short and decisive battle in revenge। 1965 में जो टेंशन थी दो कंट्रीज़ के दरमियान वो बढ़ती गई, और जब इंडियन फोर्सेस ने कच्चे के रन की तरफ जो है वो हदबंदी तोड़ दी अपनी। द पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस सेंट देम बैक आफ्टर शॉर्ट एंड डिसिसिव बैटल। पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस ने उनको बाहर निकाल दिया, वापस भेज दिया। छोटी सी एक जंग हुई। इन रिवेंज, इसका बदला लेने के लिए इंडिया स्टार्टेड deploying its forces along the border of Pakistan. Suddenly on 6th September 1965, in the cover of darkness, India crossed the international border and attacked Pakistan from 3 sides। अच्छा, क्या हुआ कि 65 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कच्चे के रन के जो इलाके थे, कच्चे के रन में जो कच्छ का जो रन था ना, ये मैं आगे आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ है। तो आगे पूरा पैराग्राफ है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसकी तरफ से उन्होंने जब एंट्री की ना तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको बाहर निकाल दिया। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि 6 सितंबर 1965 में इन द कवर ऑफ डार्कनेस, बिल्कुल रात के अंधेरे में, इंडिया क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर था पाकिस्तान का, उसको उसने क्रॉस किया और तीनों साइड से, यानी कि 3 साइड से पाकिस्तान पर उसने हमला कर दिया इंडिया ने। तो पाकिस्तान 3 साइड्स, इट हैड बीन प्लान टू टेक ओवर लाहौर विद इन 12 आवर्स। और प्लान किया कि
12 घंटे के अंदर अंदर लाहौर को फतह करना है, यानी कि लाहौर के ऊपर कब्जा करना है. However, the Pakistan army fought this war bravely with an enemy many times bigger than itself. लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत जज्बे से, बहादुरी से ये जंग लड़ी. हालांकि इंडिया की आर्मी थी उसके पास वेल इक्विप्ड थे और उसके पास बहुत ज़्यादा जंगी हथियार बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा मतलब बिगर थी वो पाकिस्तान की आर्मी से. लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस ने बहुत बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी. द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फोर्स्ड द enemy out of its territories and India suffered a crushing defeat. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने एनिमी को, अपने मतलब दुश्मन को पाकिस्तानी इलाकों से निकलने पर मजबूर कर दिया और इंडिया को एक क्रशिंग डिफीट हुई, यानी कि बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई. द पाकिस्तान आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी फाउट फेयरलेसली. पाकिस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने बिल्कुल निडर होकर जंग लड़ी. The war lasted for 17 days and a ceasefire came into effect on 33rd September 1965 with the intervention of the United Nations Organization. और 17 दिन तक ये जंग जारी रही और फिर आखिरकार एक सालिसी मुसालहत हुई यूएन नेशन की तरफ से और जंग जो थी 23rd सितंबर 1965 को ख़त्म हुई 17 दिन बाद. Pakistan captured more than 600 square miles of arable land, whereas India could only occupy 400 square miles of barren land. पाकिस्तान ने उस वक्त में 600 स्क्वायर मील्स का अरेबल लैंड का इलाका जो था वो फतह कर लिया और इंडिया को 400 स्क्वायर मील्स का इलाका मिला और बैरन लैंड का इलाका मिला. The Pakistan nation, united with its armed forces in this hour of need, provided all kind of support. पाकिस्तान की कौम ने उस वक्त के दौर में उस हर ज़रूरत को और हर किस्म की सपोर्ट जो थी अपने आर्म फोर्सेस की. सिंगर्स sang मोटिवेशनल सॉन्ग्स विच वार्म द हार्ट्स ऑफ सोल्जर्स ऑन द बैटलफील्ड. सिंगर्स ने उस वक्त मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए जिसकी वजह से जज्बे और ज़्यादा उभरे मैदान जंग में सोल्जर्स के. पोइट्स रोट पैट्रियोटिक पोइट्री विच इज़ पॉपुलर टू दिस डे. पोइट्स ने पॉपुलर पोइट्री लिखी, पैट्रियोटिक पोइट्री लिखी उन दिनों में. Many brave soldiers embrace martyrdom. Tales of their heroic deeds are a proud part of our history. उस वक्त में बहुत सारे जो मैंने आपको जैसे ऊपर बता दिया ना निशान हैदर के बारे में, जो 1965 में 2 लोग जो शहीद हुए थे, मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, जिन्होंने उस वक्त शहादत जो उनको नसीब हुई थी और निशान हैदर का एजाज़ भी दिया गया था. द हाईएस्ट मिलिट्री ग्रांटेड अवार्ड एंड was declared the heroes of Lahore. वो heroes of Lahore भी कहलाए जाते हैं. अब इंडो पाक वार ऑफ 1971 के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर द इलेक्शन इन 1971 द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेस अ पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. जब इलेक्शंस हुए तो बहुत सारी एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गए 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान. इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द एंटी पाकिस्तान फोर्सेस इन ईस्ट पाकिस्तान नोन एज मुक्ति बाहिनी. इंडिया ने इस एडवांटेज का इंडिया ने जो है इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया, फ़ायदा लिया और उसे फुल सपोर्ट किया जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस थी ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको मुक्ति बाहिनी कहा जाता है. इन नवंबर 1971 द इंडियन फोर्सेस एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान एंड स्टार्टेड अटैकिंग पाकिस्तानी पोस्ट विद द हेल्प ऑफ मुक्ति बाहिनी. तो उन लोगों के साथ मिलकर जो मतलब ज़ाहिर सी बात है एक क्राइसिस शुरू हो गया ना, मतलब जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे नून लीग है और इमरान खान की पार्टी है, इन दोनों के दरमियान अगर जब पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, किसको फ़ायदा होता है, जो मतलब जो दुश्मन होता है ना हमारा, उसको फ़ायदा होता है. मुल्क में जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमेशा दुश्मन उस चीज़ से फ़ायदा उठाता है. तो इंडिया को उस चीज़ से बहुत फ़ायदा उसने उठाया और उसने उन लोगों के साथ मिल गया जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ जो सिचुएशन ख़राब थी, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि उनके कंधे पर मतलब उनका सहारा लेके पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर हमला कर दिया मुक्ति बाहिनी के ज़रिए. ये पहले आप मैप पढ़ लें, मैप शोएंगे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान 1971. तो ये वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट पाकिस्तान है जो कि 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया. तो
On 3rd December 1971, Indian forces attacked West Pakistan and made attempts to cross the international border. 3rd December 1971 में एक दफ़ा फिर इंडियन फोर्सेस ने अटैक किया वेस्ट पाकिस्तान पर और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की. ड्यू टू द वास्ट डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान could not maintain its supply line. Meanwhile, peace efforts were initiated by the United Nations. On 8 December 1971, the United Nations passed a resolution for a ceasefire. So, खैर जो डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि दरमियान में इंडिया का इलाका था, तो सप्लाई लाइन जो थी वो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो सकी. और आखिरकार ये जंग जो थी 8 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड नेशन के ज़रिए सालिसी इसने मसालियत इख्तियार की और जंग जो है वो ख़त्म हो गई. ऑन 17 दिसंबर 1971 प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान ordered his troops to lay down their arms in East Pakistan and Bangladesh emerged as a new independent state. 17 दिसंबर 1971 में प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान जो थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया ईस्ट पाकिस्तान से और बांग्लादेश जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह स्टेट बनकर उभरा. About 90,000 soldiers and civilians became prisoners of war in 1972. The Shimla Agreement was signed between India and Pakistan to release the Pakistani prisoners of war. 1972 में एक तकरीबन 90,000 जो थे वो सोल्जर और सिविलियंस जो थे वो उस वक्त गिरफ़्तार हो गए और 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया को और पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ, साइन हुए, ताकि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं और जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस पाकिस्तान के हवाले किया जाए. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट के बारे में आपको मैं बता दूं. लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है LOC, यानी कि LOC का मतलब है कि रेफर्स टू द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान जो हदबंदी है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है. और वर्किंग बाउंड्री का मतलब है वर्किंग बाउंड्री इज अ लाइन बिटवीन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब इन पाकिस्तान अलॉन्ग सियालकोट एंड इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. तो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और सियालकोट के दरमियान जो एक बाउंड्री है उसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है. और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसका कहा जाता है इज़ द डेमोक्रेटिक लाइन बिटवीन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में जो बॉर्डर लाइन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है एंड इज़ रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली. सर सरल रेडक्लिफ डेमोक्रेटेड दिस बाउंड्री लाइन इन 1947 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. तो जब टाइम ऑफ पार्टीशन हुआ था ना तो सरल जो था ना रेडक्लिफ, उसने ये बाउंड्री लाइन खींची थी जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है जो पाकिस्तान और इंडिया को अलग करता है. ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट पढ़ाऊँ. द कराकोरम हाईवे वॉज इनॉग्रेटेड इन 1979. इट हैज़ बिकम अ vital land link between Pakistan and China. India desires to occupy positions to disrupt this link. कराकोरम हाईवे जो है वो 1979 में बना और ये वाइटल लिंक है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिजारत का. द सियाचिन कन्फ्लिक्ट, एक और तनाज़ा हुआ जिसको सियाचिन कन्फ्लिक्ट कहा जाता है. द सियाचिन ग्लेशियर रीजन इन कश्मीर इज़ नोन एज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड. सियाचिन ग्लेशियर जो रीजन है वो कश्मीर में वो उसको हाईएस्ट बैटलफील्ड का नाम दिया गया है. It has been a cause of continued extended military conflicts between India and Pakistan for decades. यानी कि बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि तनाज़ात जो थे वो इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के दरमियान होते रहे इस जगह पर. अ सीज़ फायर ऑर्डर इन द रीजन केम इनटू इफेक्ट इन 2003. आखिरकार एक सालिसी मसालिहत हुई जो कि सीज़ फायर हुई यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2003 में. द कंटेस्टेड एरिया इज़ नियरली 1000 स्क्वायर माइल्स. तो वो जो कंटेस्टेड एरिया था ना वो तकरीबन 1000 स्क्वायर माइल्स था. उसके बाद है सर क्रीक इशू, एक और सर क्रीक इशू के नाम से एक जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. दिस नेम इज़ गिवन टू द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. जो मैंने आपको कच्चे का रन बताया था ना पीछे, रन ऑफ कच्छ, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी इसका ये क्या है. The dispute lies in the interpretations of the maritime boundary line between Pakistan and India on a 96 kilometer long tidal estuary in the river Indus. तो एक रिवर इंडस में ये तर्जुमानी करता है समुद्री बाउंड्री लाइन की
समुद्री रास्ते की, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। तकरीबन 96 किलोमीटर लॉन्ग रास्ता है, समुद्री रास्ता है, जो कि रिवर इंडस में है। बिफोर इंडिपेंडेंस द एरिया वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले ये जो एरिया था ये पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 सिंध बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सिंध जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, वाइल गुजरात रिमेंड अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जो गुजरात का इलाका था तो वो पार्ट ऑफ इंडिया ही रहा। इन द रन ऑफ कच्छ, कच्चे का जो रन है यानी कि रन ऑफ कच्छ है। द इंडस डेल्टा डिवाइड्स द कच्छ रीजन इनटू द इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध। तो ये कच्चे का रन है, ये भी एक बाउंड्री लाइन है, ये भी एक बाउंड्री लाइन है इंडस में, रिवर के बीच में, इंडस डेल्टा में, जो कि कच्चे के रन को अलग करता है इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात से और पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध से। इट्स फ्लक्चुएटिंग टाइडल चैनल बट बोथ कंट्रीज ले क्लेम टू इट। तो ये एक समुद्री रास्ता है जो कि उतार चढ़ाव में मतलब होता रहता है। तो इसमें बाकायदा एक बाउंड्री लाइन की तरह एक मतलब इंडस डेल्टा को डिवाइड किया गया है कच्छ रीजन में, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात की तरफ है और पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध की तरफ है। तो ये कच्चे का रन जो पीछे मैं आपको पढ़ा रही थी। नेक्स्ट है वॉर ऑफ कारगिल ऑफ 1999। Kargil is made up of very rugged mountains, inaccessible peaks and ridges. कारगिल जो है वो पहाड़ियाँ यानी रजट माउंटेन्स, कठिन पहाड़ियाँ, inaccessible peaks नाकाबिल रसाई चोटियाँ और ridges उतार चढ़ाव पर मुश्तमिल है। It is a part of the region that was handed over to India during the unfair partition of the subcontinent. ये इंडिया का हिस्सा बना जब अनफेयर पार्टीशन हुई, तो सब कॉन्टिनेंट में जब अनफेयर पार्टीशन हुई तो इस इलाके को इंडिया के हवाले कर दिया गया। द पीपल ऑफ दैट एरिया हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लिबर्टिंग इट फ्रॉम द ऑक्युपाइंग इंडियन फोर्सेस। तो इस एरिया के जो लोग थे वो हमेशा से आज़ादी हासिल करना चाहते थे इंडिया से। अ पार्ट ऑफ इट वाज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट कश्मीर वॉर इन 1948। कुछ इलाका जो था वो जब फर्स्ट कश्मीर वॉर हुई 1948 में उस वक्त ये आज़ाद हो गया। हाउएवर द इंडियन आर्मी री ऑक्युपाइड इट इन 1971। लेकिन इस इलाके को दोबारा से इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया 1971 की जंग में। इन 1999 अ ग्रुप ऑफ लोकल फ्रीडम फाइटर्स ऑक्युपाइड अ फ्यू हायर पीक्स that gave them a command of the area. 1999 में एक ग्रुप ऑफ लोकल फ्रीडम फाइटर्स ने इसके बहुत सारे इलाकों को जो एरियाज़ थे उनको ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उन बहुत सारी हायर पीक्स के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। एज सून एज इंडिया लर्नड अबाउट इट दे लॉन्च अ लार्ज स्केल ब्रुटल अटैक टू रिगेन कंट्रोल। दोबारा से कंट्रोल हासिल करने के लिए उसने जालिमाना अटैक किया इंडिया ने उन लोगों के ऊपर। द पाकिस्तान आर्मी रश टू सपोर्ट द इल इक्विप्ड फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट की इल इक्विप्ड, जिनके पास जंगी हथियार नहीं थे, बहुत कम थे फ्रीडम फाइटर्स के पास, उन फ्रीडम फाइटर्स के पास। तो पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया उन फ्रीडम फाइटर्स को। द शॉर्ट वॉर एंडेड एंड द टू आर्मीज रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशंस। ये छोटी सी एक जंग थी बहुत कम दिनों के लिए, तो ये जो थी ये ख़त्म हुई और दोनों आर्मीज़ अपने अपने इलाकों में अपने अपने प्रीवियस पोजीशंस में वापस चली गई। द करेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी डिस्प्लेइंग ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इज़ अ ग्लोरियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। पाकिस्तान आर्मी की एक नाकाबिले यकीन कोशिश और बहादुरी जो है वो कारगिल वॉर में एक ग्लोरियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री है। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान ने उस वक्त उन्होंने एम्ब्रेस शहादत कबूल की, शहादत मिली उन्हें एंड वर अवॉर्डेड निशान हैदर फॉर दियर एक्ट ऑफ वेलर। और उनको अपनी बहादुरी के ऊपर, अपनी जुर्रत के ऊपर निशान हैदर का एजाज़ दिया गया। This is the picture of Nishan Haider. This is your written assignment. After through reading and understanding of the chapter, do content related question answers given in the exercise page number 91 independently in your notebook. पहले लेसन्स में भी, पहले भी लेक्चर्स में मैं आपको ये बताती आई हूँ कि आपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस वीक नंबर वाइज करने हैं। यानी कि जो टॉपिक्स मैंने आपको आज पढ़ाए, जैसे कि मैंने आपको वॉर्स पढ़ाए, तो वॉर्स में के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो आपने वीक नंबर 14 के काम में करने हैं। इसी तरीके से वीक नंबर 13 में मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा वो आपने करना है, चाहे वो एक सवाल है चाहे वो कोई भी सवाल
सवाल नहीं है। ओके, यानी कि चारों वीक्स में वीक नंबर 9 से लेकर सिक्स वीक्स में वीक नंबर 9 से लेकर वीक नंबर 14 तक आपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस हल करने हैं। उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चंस अपने वीक नंबर वाइज के अकॉर्डिंगली अपनी असाइनमेंट का काम करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।